इस वीडियो में क्लास 9 टर्म 2 के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का आने वाला है उस मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैथ के आप लोगों का 6 से 7 चैप्टर है, उसमें से आप लोगों का एक चैप्टर है वृत्त यानी सर्किल। तो सर्किल चैप्टर आज हम लोग करेंगे कि इसमें कौन किस तरह का प्रश्न आ सकता है, कौन कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग साइंस के जो आप लोगों का 6 चैप्टर है इंपॉर्टेंट टर्म 2 एग्जाम के लिए वो सब कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। फिर हम हिंदी के आप लोगों को 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुका है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग आज जो क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में जो आने वाला प्रश्न है वृत्त चैप्टर आप लोगों की शुरू है 10.1 से, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आ सकता है, उसके कौन कौन से फॉर्मूला है, कौन कौन से सूत्र है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, उस सब चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है आप लोगों का वृत्त, सर्किल जो इंग्लिश में बोलते हैं, और ये चैप्टर आप लोगों का शुरू है 10.1 से 10.5 तक। ठीक है, ये है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, या फार्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इसके फार्मूला हो सकते हैं, क्या क्या इसके नियम है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, जो यहाँ पर बॉक्स बनाए हैं हम, इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में जैसे यहाँ पर केंद्र है, कि केंद्र किसको बोलेंगे। तो वृत्त का शेप क्या होता है, गोलाकार होता है। वृत्त का शेप गोलाकार होता है, और वृत्त में एक केंद्र होता है बीचों बीच में केंद्र होता है, जिसको हम ओ नाम देते हैं। इसको बोलते हैं वृत्त के केंद्र बोलते हैं, इसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र ये हुआ। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में, जो बॉक्स हम बना रहे हैं, इस बॉक्स में जो है इसको हम बोलेंगे व्यास। व्यास किसको बोलेंगे कि वृत्त के केंद्रों से गुजरने वाले कोई रेखा जो वृत्त के दोनों परिधियों को, मतलब इधर के परिधि को भी स्पर्श करेगा, इधर की परिधि को भी स्पर्श करेंगे, उसको करेंगे व्यास, कहेंगे व्यास। तो ये है व्यास, वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, ये भी वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। सेकंड चित्र, ये भी वृत्त का व्यास है, ये भी वृत्त का व्यास है, तो इसको कहेंगे व्यास। ठीक है, अब देखते हैं त्रिज्या, कि त्रिज्या हम किसको बोलेंगे। तो त्रिज्या किसको बोलेंगे, देखिए इसमें भी एक त्रिज्या, जैसे यहाँ पर हम बॉक्स बनाए, इस बॉक्स में जो है इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो वृत्त के व्यास के आधा को त्रिज्या बोलेंगे। जैसे कोई वृत्त है और इस वृत्त में कोई व्यास है, तो व्यास पूरा व्यास और व्यास का आधा है, मतलब यहाँ से जो यहाँ पर आधा है, व्यास के आधा को त्रिज्या बोलेंगे। यानी ओ भी त्रिज्या है, यहाँ पर ओ ए त्रिज्या है, यहाँ पर भी ओ ए त्रिज्या है। फिर है यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर भी जैसे ओ बी है, यहाँ पर ओ बी भी त्रिज्या है, यानी वृत्त के व्यास के आधा को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न इस तरह भी कर सकते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास के आधा को त्रिज्या कहते हैं। व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या के 2 गुना को व्यास कहते हैं। तो त्रिज्या हुआ ये। अब अभ्यंतर, कि अभ्यंतर हम किसे कहेंगे, तो अभ्यंतर हम कहेंगे वृत्त के, अभ्यंतर हम कहेंगे वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं। जैसे कोई भी वृत्त हम लिए, वृत्त यहाँ पर लिए, अब वृत्त के अंदर में कोई भी बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु O है, तो वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु रहेगा उसको हम बोलेंगे अभ्यंतर, यानी वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम चित्र में भी दर्शाए, जैसे O बिंदु वृत्त का केंद्र है अभ्यंतर में, वृत्त के अंदर है एक P बिंदु, तो P भी है अभ्यंतर भाग में, तो वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है। देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर आप लोग का आसानी से बन जाएगा, मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले दिखा रहे हैं आप लोग को। उसके बाद है जैसे बहिर्भाग, तो वृत्त के बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाते हैं। जैसे कोई भी वृत्त हम लेते हैं, कोई वृत्त लेते हैं और वृत्त के बाहर भाग में, जैसे हम यहाँ पर P बिंदु लेते हैं, तो वृत्त के बाहर हुआ ना, तो वृत्त के बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, अब जीवा, कि जीवा हम किसे कहेंगे, तो जीवा कहेंगे मतलब कोई भी वृत्त हम लेते हैं, जैसे ये वृत्त है, तो इस वृत्त में कोई भी वृत्त के परिधि, जैसे मान लेते हैं एक परिधि यहाँ पर A है, एक परिधि यहाँ पर B है, तो परिधि के दोनों भी परिधि को स्पर्श करने को हम जीवा कहेंगे। तो ये जीवा है, या इस तरह का भी हम एक वृत्त लिए, यहाँ पर भी ये जीवा है, तो इसको हम जीवा कहेंगे। जैसे यहाँ चित्र में भी हम बनाए कि ये सब क्या है, जीवा। तो जो वृत्त के दोनों परिधि को स्पर्श करते तो जीवा है। तो इस तरह का भी एक प्रश्न कह सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, जैसे वृत्त का एक केंद्र है और इससे होकर हम गुजर रहे व्यास,
तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, जिसे और भी हम जीवा लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे बड़ा जीवा यही है ना, बीच वाला। अब बीच वाला को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, अब देखते हैं चाप, कि चाप हम किसको कहेंगे, चाप हम किसको कहेंगे। तो चाप वाला हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम चित्र बनाए जो चाप वाला, यहाँ पर जो चाप वाला चित्र है यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर जो चाप वाला है, तो जैसे कोई भी हम वृत्त लेते हैं, मान लेते हैं ये वृत्त है एक, वृत्त में जैसे यहाँ पर एक ए बिंदु है और यहाँ पर एक ए बी बिंदु है, तो यहाँ ए से बी तक ये बिंदु क्या है, चाप है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी देखा है ए बी यहाँ पर चाप है, यहाँ पर सी डी चाप है, तो ये सब क्या है, वृत्त की चाप। ठीक है, अब देखते हैं वृत्त के वृत्ताखंड, कि वृत्ताखंड हम किसे कहेंगे। तो वृत्ताखंड उसे कहेंगे जैसे मान लेते कोई हम वृत्त लेते हैं, कोई वृत्त लिए और वृत्त के चाप, मतलब ये वृत्त का चाप हुआ, मान लेते ए बी, और कोई जीवा हम ले ले यहाँ पर जीवा, तो वृत्त के जीवा तथा वृत्त के चाप का क्षेत्र यहाँ पर जितना बचा, इस बीच के क्षेत्रों का हम बोलेंगे वृत्ताखंड। तो ही है यहाँ पर कि वृत्ताखंड किसे कहेंगे, तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्रों को वृत्ताखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चित्र में बनाए, जैसे ए बी यहाँ पे क्या है, जीवा है, और यहाँ पर नीचे क्या है, चाप है, यहाँ पर जीवा है। तो जैसे वृत्त कोई वृत्त लिए और हम यहाँ पर एक जीवा ले ली, तो यह नीचे वाला ये छोटा है ना, तो छोटा भाग को कहते हैं लघु वृत्ताखंड, जो यहाँ पर दिखाई, और ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्ताखंड। तो इस तरह का एक होता है लघु वृत्ताखंड, एक होता है दीर्घ वृत्ताखंड। तो वृत्ताखंड क्या होता है, जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र, जीवा तथा चाप के बीच का क्षेत्र वृत्ताखंड कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं तिर्जाखंड किसे कहेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर तिर्जाखंड है, तो तिर्जाखंड क्या कहेंगे, तिर्जाओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को तिर्जाखंड कहते हैं। जैसे कोई भी वृत्त हम लेते हैं, यहाँ पर कोई वृत्त लिए और वृत्त में जैसे वृत्त का केंद्र ये है, तो ये वृत्त का जीवा हुआ यहाँ पर ए, यहाँ पर वृत्त का जीवा हुआ बी, तो यहाँ पे चाप हुआ ए बी, तो चाप और तिर्जा के बीच के क्षेत्र क्या कहलाता है, तिर्जाखंड। तो ये भाग क्या है, तिर्जाखंड। तो ये जो छोटा वाला भाग है इसको कहेंगे लघु तिर्जाखंड, और जो बड़ा बड़ा भाग होता है इसको कहेंगे दीर्घ तिर्जाखंड। तो ये होता है तिर्जाखंड, जो कि हम लिख भी दिए कि तिर्जाओं में चाप के बीच का क्षेत्रों को तिर्जाखंड कहते हैं। उसके बाद है देखिए यहाँ पर नीचे है, जैसे ये क्या छोटा वाला भाग, तो लघु तिर्जाखंड, और ऊपर वाला भाग दीर्घ तिर्जाखंड। तो तिर्जाओं में चाप के बीच का क्षेत्र तिर्जाखंड कहते हैं। ठीक है, तो इतना सब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब देखिए आप लोगों का जो प्रश्न है ना, आप लोगों का 10.1 का चैप्टर में, वो सब आसानी से बन जाएगा। इतना सब अगर आप लोग माइंड में रखिएगा तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि 10.1 आप लोग का चैप्टर है, प्रश्नावली 10.1, इसमें खाली स्थान को भरने के लिए बोला गया है। जैसे 1 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। तो जैसे कोई भी हम वृत्त लिए, अब वृत्त में एक केंद्र होता है बीचों बीच में, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, जैसे यहाँ पर वृत्त का यहाँ पर केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त के बहिर्भाग में होता है या अभ्यंतर में, तो भीतर में होता है। जो भीतर में कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभ्यंतर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी तिर्जा से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। जैसे बोल रहा है कि प्रश्न में कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र ये है ओ, केंद्र से दूरी तिर्जा तो यहाँ तक होगा, इससे अधिक हो, इससे आगे तक चला गया या पी, तो वृत्त के कहाँ स्थित होगा, तो वृत्त के बाहर चला जा रहा है, तो वृत्त के जो बाहर में चला जाएगा उसको क्या कहेंगे, बहिर्भाग, यानी ये क्या है, बहिर्भाग। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जैसे 3 नंबर की प्रत्येक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होती है। अभी हम चर्चा किए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होता है। मतलब इसमें प्रश्न है जैसे एक वृत्त है और इसके व्यास के एक सिरे होते हैं, तो इसकी ये वृत्त कितना 2 भागों में बांट गया ना, इधर एक भाग और इधर एक भाग, तो 2 भागों में बांट गया, यानी अर्धवृत्त हो गया, इधर एक अर्धवृत्त और इधर एक अर्धवृत्त, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर 4 नंबर का आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे है कि 5 नंबर कि वृत्ताखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो अभी क्या बोले थे, वृत्ताखंड एक चाप, मान लेते चाप ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर जीवा है, तो एक चाप तथा जीवा के बीच का क्षेत्र क्या होता है, वृत्ताखंड होता है। तो एक चाप है तो यहाँ पर एक जीवा होगा, एक जीवा, तो एक जीवा के बीच का भाग वृत्ताखंड होता है। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त जिस तल में स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। जैसे कोई वृत्त हम यहाँ पर है तो इसको कितने भागों में विभाजित है, एक नीचे तरफ
एक भाग, एक ऊपर तरफ 2 भाग और एक भाग जहाँ पर ये स्थित है उसको तो 3 भाग। तो कितने तल में विभाजित है ये? 3 भाग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया खाली स्थान भरने वाला। अब इसमें जैसे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लिखिए सत्य या असत्य और अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो सत्य और असत्य के बारे में लिखने के बोला गया है इसमें। जैसे 1 नंबर प्रश्न है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होती है। जैसे मान लेते कोई वृत्त है यहाँ पर, उसके केंद्र O है, फिर बोल रहा है कि विकेंद्रों को वृत्त पर किसी बिंदु, वृत्त के किसी भी बिंदु का मिला ले, मान लेते हैं P, तो क्या वो मिलान में रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है? तो हाँ, ये त्रिज्या ही होती है। तो यानी सच बोल रहा है, तो सच बोल रहा है, यानी 1 नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा? सत्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न 2 नंबर जैसे है, 2 नंबर प्रश्न है कि वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाई होती है। जैसे कोई वृत्त हम लिए और इसमें जीवाई खींच दिए, जैसे एक जीवा ये हुआ, एक जीवा ये हुआ, एक जीवा ये हुआ, एक जीवा ये हुआ, तो क्या देखने से सभी जीवा एक समान है यहाँ पर? तो नहीं है, कि छोटा बड़ा है, तो यानी गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, यानी 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा असत्य। तो एकदम आसान है, देखिए थ्योरी का अब हम पढ़ लिए ना तो आसानी से बन जाएगा। 3 नंबर है कि यदि एक वृत्त की 3 बराबर चापों में बांट दिया है तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखिए जैसे कोई भी वृत्त हम लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं और उसे क्या बोला गया कि 3 बराबर चापों में, मतलब एक चाप यहाँ पर बांट दिए, फिर एक चाप यहाँ पर बांट दिए, फिर एक चाप यहाँ पर बांट दिए, तो बोल रहा है कि प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। नहीं, कि कुछ भाग तो कुछ चाप तो छोटा होगा, कुछ चाप बड़ा होगा, एक समान तो नहीं होगा। तो ये भी गलत बोल रहा है, यानी ये क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे 4 नंबर कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ पर है प्रश्न कि वृत्त की एक जीवा, मान लेते हैं कि वृत्त की एक जीवा है और बोल रहा है जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, तो त्रिज्या से 2 गुनी है उसको व्यास कहेंगे? हाँ कहेंगे, उस त्रिज्या के 2 गुनी को ही व्यास कहते हैं। तो यानी सही बोल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे 5 नंबर प्रश्न है कि त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप का बीच का क्षेत्र होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जैसे कोई वृत्त लिए हम और बोल रहा है कि जीवा, कोई भी जीवा यहाँ पर जीवा लिए, मान लेते ए बी, और चाप लिए, चाप ये वाला ए बी लिए, तो बोल रहा है कि जीवा एवं संगत चाप का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वृत्ताखंड कहलाता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? त्रिज्याखंड बोल रहा है, यानी गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, यानी असत्य। ये भी हो जाएगा 5 नंबर का सही उत्तर। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे 6 नंबर है, 6 नंबर की वृत्त एक समतल आकृति है। तो वृत्त जैसे वृत्त हम लिए, तो वृत्त एक समतल आकृति है, यानी ये सही बोल रहा है, यानी ये सत्य कथन है। तो इसका 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो ठीक है, ये 10.1 ख़त्म हो गया है। तो एकदम आसानी से आप लोग शायद समझ गए होंगे, हम कोशिश तो की है समझाने की पूरा। तो ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।